हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में हम लोग बीएड जो है 4th सेमेस्टर जो आप लोग के सेकेंड ईयर है, एमसीक्यूज बेस्ड सभी क्लासेस कराए जाएंगे और सब्जेक्टिव भी आप लोग को साथ ही साथ कवर करा दिया जाएगा। भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दे, चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, जो आप लोग के पेपर कोड जो है 115 है, 115 जो है पेपर कोड है और पेपर जो है वो थर्ड पेपर है। ध्यान दीजिएगा, आप सभी के थर्ड पेपर है। अगर आप डीडू यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं तो, अगर अदर यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हैं, आपके सब्जेक्ट जो है चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया है, भारत में शिक्षा की चुनौती और मुद्दे आपके सब्जेक्ट है, तो आप इस क्लास को अंतिम तक देख सकते हैं। एकदम आसान भाषा से हम लोग जो है सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन हम लोग देखते हैं। इसका इंडेक्स, सिलेबस क्या है, क्या क्या हमें पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस पर ज़्यादा, किस यूनिट पर जो है ज़्यादा हमें फोकस करना है, किस यूनिट पर कम फोकस करना है, किस यूनिट में ज़्यादा जो है आप लोग के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। इसके बाद से आप लोग अब जो है रेगुलर क्लासेस चलेंगे और यूनिट वाइज जो है आप लोग के सभी क्लासेस चलेंगे। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। भारत में शिक्षा की चुनौतियां एवं मुद्दा, चैलेंजेस एंड इशू ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के 2 वर्षीय बीएड के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार ये पाठ्यक्रम है, चतुर्थ सेमेस्टर। ध्यान दीजिएगा, पेपर कोड 115 है। तो इसका सिलेबस सबसे पहले हम लोग देखते हैं। सिलेबस जो है यूनिट वाइज आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें भी आप लोग को 5 यूनिट पढ़ना है। सभी सब्जेक्ट में आप लोग को 5 यूनिट ही पढ़ना है और यूनिट वाइज जो है बटा हुआ है कि किस यूनिट में हमें क्या क्या जो है पढ़ना है। तो सबसे फर्स्ट यूनिट जो है इसमें क्या पढ़ना है, तो चैलेंजेस रिलेटेड टू कन्वेंशनल एजुकेशन। पारंपरिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियां, जो पारंपरिक शिक्षा से संबंधित चुनौतियां है, प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा की जो समस्या है, इसमें के बारे में हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित जो समस्याएं होती है तो उसको हटाने के लिए क्या क्या किया जाता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्रॉब्लम ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन, पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से 6 वर्ष के आयु के सभी बच्चों के लिए। ध्यान दीजिएगा, कितने वर्ष के बच्चों के लिए, तो 3 से लेके 6 वर्ष के सभी बच्चों के लिए सर्वांगीण विकास जो है इसमें सुनिश्चित किया जाता है, जो है इसमें बच्चों को कराया जाता है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा 3 से जो है 6 साल की उम्र के बीच के विशेषता आवश्यकताएं वाले एवं वंचित समूहों के बच्चों को सहित सभी बच्चों के लिए एक कार्यक्रम है। एक क्या है, तो एक जो है एक कार्यक्रम है। यह बच्चों के सामाजिक, भावात्मक, उनके संवेगात्मक, उनके शारीरिक, फिजिकल जो है आवश्यकताएं के बारे में ध्यान देते हुए उनके समग्र विकास पर जो है जोर देता है, जो आगे चलकर आजीवन सीखने और सबका ध्यान रखने के लिए ठोस आधार प्रदान करती है। और ये जो पूर्व प्राथमिक शिक्षा है तो एक जो है बच्चों के क्या सामाजिक विकास की, सोशल बच्चे कैसे हो, उनके भावात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास जो है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, और फिर उसके बाद से शारीरिक आवश्यकताएं जो है बच्चों के ध्यान रखते हुए ये संपूर्ण विकास जो है बच्चों को किया जाता है। प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। प्रॉब्लम्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। प्राथमिक शब्द का सामान्य अर्थ अगर देखा जाए, यहाँ पर जो मैं हिंदी में भी बता दे रही हूँ, प्राइमरी प्रॉब्लम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं। तो प्राथमिक शब्द का जो सामान्य अर्थ होता है, प्राथमिक, मुख्य रूप जो है मुख्य। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का अर्थ जो होता है प्राथमिक शिक्षा अथवा मुख्य शिक्षा होता है। प्राथमिक का सिर्फ अर्थ अगर देखा जाए तो मुख्य होता है, प्राथमिक मुख्य।
इस प्रकार जो है प्राथमिक शिक्षा का अगर बात किया जाता है, पूरा प्राथमिक शिक्षा प्राइमरी एजुकेशन के बात किया जाता है तो मुख्य शिक्षा होता है। संकुचित या परंपरागत दृष्टिकोण से प्राथमिक शिक्षा का अर्थ कक्षा 1 से 5 तक की शिक्षा से है। और प्राइमरी शिक्षा एजुकेशन के प्री, देखिए यहाँ पर प्री प्राइमरी नहीं, सिर्फ प्राइमरी जो होता है कक्षा 1 से लेकर 5 तक की शिक्षा की जो है बात होती है, जिसमें बच्चों के 3R अर्थात ध्यान दीजिएगा इसमें 3R डेवलप किया जाता है। 3R अर्थात इसका मतलब हो गया पढ़ना, लिखना तथा हिसाब लगाते ही सिखाया जाता है। बच्चों को पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है, हिसाब लगाना जो है किस में सिखाया जाता है, तो प्राइमरी एजुकेशन में जो है सिखाया जाता है। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं। माध्यमिक शिक्षा की जो समस्याएं हैं, माध्यमिक शिक्षा का अर्थ अगर देखा जाए तो माध्यमिक शिक्षा जो है प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य की कड़ी है। जो सेकेंडरी एजुकेशन है वह प्राथमिक और उच्च शिक्षा के मध्य के जो है बीच की कड़ी है, जिसमें पूर्व प्रारंभिक शिक्षा और बाद में जो है विश्वविद्यालय शिक्षा इसमें होती है। माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो है, माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत 15 से 18 वर्ष, ध्यान दीजिएगा 15 से 18 वर्ष के बालक एवं बालिकाएं कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कितने क्लास के प्राप्त करते हैं, तो 9 से लेकर 12 तक की शिक्षा प्राप्त करते हैं। कक्षा 9 से 10 के उच्च माध्यमिक तथा 11 से 12 को उच्चतर माध्यमिक स्तर कहा जाता है। उच्च माध्यमिक किसको कहा जाता है, तो 9 से लेकर 10 तक उच्च माध्यमिक कहा जाता है। और जो है 11 से लेकर 12 वर्ष को क्या कहा जाता है, तो 11 से 12 जो है उच्चतर माध्यमिक जो है कहा जाता है। ये सभी जो है हम लोग पढ़ेंगे जब क्लासेस में। प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, प्रॉब्लम्स उच्च शिक्षा की जो समस्याएं हैं काफ़ी डिटेल्स में जो है हम लोग क्लासेस में काफ़ी डिटेल्स में हम लोग क्लासेस में पढ़ेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जो है ज़रूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, इस क्लास के PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना हुआ है, वहाँ से आप लोग जुड़ सकते हैं। तो उच्च शिक्षा की जो समस्या है, प्रॉब्लम्स ऑफ हायर एजुकेशन, किसी भी देश की उच्च शिक्षा का शोध उच्च राष्ट्र के विकास और प्रगति का आधार होते हैं। कैसी आधार होती है, तो प्रगति का आधार होती है उसके विकास के। यही कारण है कि विश्व के सभी विकसित राष्ट्रों में उच्च शिक्षा को लेकर सरकारें और नियम संस्थाएं अत्यंत सजग रहती है। भारत में भी उच्च शिक्षा की नियामक एजेंसियां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC रही है, जिसके द्वारा जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रयास किए गए हैं। फिर भी भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली की वर्तमान स्थिति काफी जटिल और चुनौतियां पूर्ण बनी हुई है। यह तो सच है कि स्वतंत्र भारत में उच्च शिक्षा का विस्तार व्यापक स्तर पर हुआ है, लेकिन क्या इसमें हमारे देश की उच्च शिक्षा छात्रों की सार्थक जीवन दृष्टि देने में तथा उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सफल हुई है? यह विचारणीय प्रश्न है कि क्या जो है अभी हम लोग का उच्च स्तर पर जो शिक्षा है, अगर बात किया जाए तो भारत में प्रस्तावित शिक्षा नीति का भी एक प्रमुख लक्ष्य यह है कि साल 2035 तक, ध्यान दीजिएगा कब तक प्रमुख लक्ष्य रखा गया है, तो साल 2035 तक उच्च शिक्षा में लोगों का नामांकन पहुंच जो है कम से कम 50% तक बढ़ाई जाए। चूंकि अभी उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जो है जनरल केवल जो है 26.3% है, तो जो है अगले 15 वर्ष में इसे बढ़ाकर दोगुना करना एक बड़ी चुनौती है तथा इसके लिए जो है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सर्वसुलभ पहुंच जाति, वर्ग, क्षेत्र, धर्म के आधार पर होनी होनी जो है अति आवश्यक है। यदि हम शैक्षिक वर्ग 18-19 को ले तो कुल मिलाकर इस समय तक जो है
3.74 करोड़ छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, जिन्हें 1.82 करोड़ छात्र हैं, अर्थात उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों में 48% जो है छात्राएं हैं। यह आंकड़ा पिछले शैक्षणिक वर्ष के मुकाबले 1% अधिक है। परंतु जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो देखते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए आने वाले छात्रों में भी 80% स्नातक डिग्री के लिए होते हैं। ऐसे में यदि हम उच्च शिक्षा के सभी 5 वर्ष कला, विज्ञान, कॉमर्स, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, साइंस और कानून की पढ़ाई में नामांकन पर गौर करें तो हमें लैंगिक विभेद की तस्वीर जो है साफ दिखाई देती है। कला और विज्ञान के क्षेत्र में छात्रों एवं छात्राओं की संख्या जो है लगभग बराबर है, लेकिन इंजीनियरिंग में छात्रों की संख्या जो है केवल 29% है। तो इस प्रकार से जो है काफ़ी रिपोर्टिंग हम लोग क्लास में और डिटेल्स जो है में पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग इंट्रोडक्शन इस सिलेबस को देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण है, ये यूनिट 1 जो है हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। यूनिट 2 में हम लोग पढ़ेंगे चैलेंजेस रिलेटेड टू जो है पॉलिसी, चैलेंजेस रिलेटेड पॉलिसीज इनिशिएटिव इन एजुकेशन। शिक्षा में जो है शिक्षा में नीतिगत पहलों से संबंधित चुनौतियां, जो नीतिगत पहलू है उससे चुनौतियां। सर्व शिक्षा अभियान, ध्यान दीजिएगा, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान की अगर बात किया जाए तो सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम वर्तमान समय में, ध्यान दीजिएगा, क्या वर्तमान समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था में सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया जाने वाला यह कार्यक्रम है, जिसका आरंभ कब से किया गया है। तो ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसको स्टार्टिंग जो है 2001 से इसको किया गया है सर्व शिक्षा अभियान की। भारत में शिक्षा के सबसे बड़ा शिक्षा व्यवस्था में एक होने पर भी यहाँ स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या विश्व में सर्वाधिक, अर्थात कुल जनसंख्या में 25% है। सर्वाधिक कुल जनसंख्या में 25% है। सर्वप्रथम सन 1910 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय सभा में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के बारे में एक प्रस्ताव जो है पेश किया, जिसे शासन द्वारा स्वीकार कर लिया गया और शासन के द्वारा जो है स्वीकार कर लिया गया सन 1900। फिर उसके बाद से 1917 में बम्बई क्षेत्र में बहुत जो है जदोजहद के बीच प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को सर्वप्रथम अनिवार्य किया गया। फिर उसके बाद से 1937 में इस कार्यक्रम ने गति जो है पकड़ी और इसे कई प्रांतों में जो है लागू किया गया। तो इस प्रकार से जो है सर्व शिक्षा अभियान शुरू से जो है चलता आ रहा है, विश्व में अगर देखा जाए तो चलता आ रहा है। सर्व शिक्षा अभियान के अगर हम लोग उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है कि विद्यालय शिक्षा गारंटी केंद्रों, वैकल्पिक विद्यालय या विद्यालयों में आपस अभियान द्वारा जो है वर्ष 2003 तक सभी बच्चों को लाना, ये जो था सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य था। तो ये हम लोग और डिटेल्स में जो है सर्व शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत ही मायने रखता है आपके एग्जाम के दृष्टि से। राइट ऑफ चिल्ड्रन फॉर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम 2009। आप लोग 2009 जो है हम लोग बीएड में जब शुरू में ही बीएड करना जब स्टार्ट किए, फर्स्ट ईयर में जब थे, उसी वक्त से जो है एक्ट जो है 2009 के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जो है पढ़ते आ रहे हैं। तो इसमें थोड़ा उतना ध्यान नहीं देना पड़ेगा, लेकिन हाँ इसको भी अच्छे से हम लोग और डिटेल्स में जो है 2009 के बारे में, एक्ट जो है 2009 के बारे में और अच्छे से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। 2009 जो एक्ट कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, ध्यान दीजिएगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चे को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देने की बात कही है। कौन कहा है? तो एक्ट जो है 2009 का है कि सभी बच्चों के 6 वर्ष से लेकर बच्चे को 14 वर्ष के बच्चे तक, 6 से 14 वर्ष के बच्चे तक जो है सभी को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो है दिया जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग।
MLL, ध्यान दीजिएगा, मैक्सिमम जो है लेवल्स ऑफ लर्निंग, MLL जो नया है हम लोग के लिए सीखने का जो है न्यूनतम स्तर, सीखने का जो है न्यूनतम स्तर क्या है, ये हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे लिए तो ये नया ही है। और फिर उसके बाद से मिलेनियम जो है डेवलपमेंट गोल्स, MDGs जो है सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, सहस्त्राब्दी जो है विकास लक्ष्य, तो MDGs और MLL जो है यह कब से स्टार्ट किया गया? MLL जो है 1992 में संशोधित राष्ट्रीय नीति के संकल्प व्यक्त किया गया है कि 21वीं शताब्दी के शुरू होने से पूर्व देश में 14 वर्ष के आयु तक के सभी बच्चों के निःशुल्क, अनिवार्य तथा गुणवत्ता की दृष्टि से संतोषजनक शिक्षा उपलब्ध कराई जाए। किसके अनुसार तो कहा गया है? तो MLL के अनुसार जो है 9वीं पंचवर्षीय योजना में सबके लिए प्राथमिक शिक्षा के लक्ष्य के बारे में जो है मोटे तौर पर 3 मानदंड उन्होंने निर्धारित किया था। एक सार्वभौमिक पहुंच, सार्वभौम जो है सार्वभौम जो है पहुंच, सार्वभौम जो है धारणा, उसके बाद से सार्वभौम जो है उपलब्ध केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा दिए गए प्रयासों के फलस्वरूप देश की 94% ग्रामीण आबादी के 1 किलोमीटर के दायरे में कम से कम एक प्राथमिक विद्यालय तथा 84% आबादी के 3 किलोमीटर के दायरे में एक उच्च प्राथमिक विद्यालय जो है उपलब्ध कराया जाए। कहना था कि कम से कम जो है 3 किलोमीटर के दायरे में 94% ग्रामीण आबादी में एक प्राथमिक स्कूल जो है लागू वहां पर चलाया जाए, और 3 किलोमीटर दूर जो है 84% आबादी, कितने प्रतिशत? तो 84% आबादी के दायरे में एक उच्च प्राथमिक स्कूल जो है लागू किया जाए। यह जो था MLL का जो है निर्धारित समय, ये जो था लक्ष्य था, MLL का जो है लक्ष्य था। उसके बाद से नेक्स्ट यूनिट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट यूनिट कह रहा है कि न्यू ट्रेंड इन एजुकेशन एंड चैलेंजेस, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, शिक्षा में नवीन प्रवृत्तियां एवं चुनौतियां, प्रॉब्लम्स ऑफ वुमेन एजुकेशन, स्त्री शिक्षा की समस्या। स्त्री शिक्षा की समस्या जो है इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे कि स्त्रियों के जो है अगर शिक्षा प्राप्त करना मनुष्य का जन्मजात अधिकार है, तो एक यह जो है अधिकार स्त्री का भी उतना ही है जितना पुरुष का है। स्त्री और पुरुष दोनों में ही जो है जीवन शक्ति का एक समान प्रवाह है, दोनों एक ही दैविक शक्ति से प्रज्वलित होते हैं। ऐसी स्थिति में मानव जाति के संस्कृतियों, आध्यात्मिक लक्ष्य स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग नहीं हो सकते, चाहे स्त्री हो या पुरुष। व्यक्तित्व के विकास की जो है अनिवार्यता बिल्कुल स्पष्ट है कि अतः आप स्वाभाविक रूप से स्पष्ट है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री को वही जन्मसिद्ध अधिकार प्राप्त है जो पुरुष को प्राप्त है। स्त्री शिक्षा के विषय पर विचार करते समय हमें स्त्री और पुरुष के इस मूलभूत और महत्वपूर्ण जो है समानता पर विशेष ध्यान देना होगा। तो अच्छे से और भी डिटेल्स में कि किस प्रकार स्त्रियों को जो है बढ़ावा दिया गया था शिक्षा का, और आज जो है स्त्री किस मुकाम पर पहुंची है, और मतलब स्त्रियों के बारे में जो है अच्छे से हमें पढ़ना है। प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स जो है अनरेस्ट, प्रॉब्लम्स ऑफ स्टूडेंट्स अनरेस्ट जो है छात्रों की जो है असंतोष की समस्या, कि छात्रों में असंतोष की जो समस्या है इसके बारे में, और फिर उसके बाद से इंक्लूजन ऑफ वैल्यू जो है थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से मूल्यों का विकास जो है किस प्रकार किया जाता है। नेक्स्ट इशू रिलेटेड टू एजुकेशन एंड नेशनल जो है इंटीग्रेशन, शिक्षा तथा राष्ट्रीय एकता की संबंधित मुद्दे, शिक्षा की राष्ट्र में किस प्रकार के मुद्दे जो है शिक्षा से है कि राष्ट्रीय एकता की शिक्षा में किस प्रकार सा उद्देश्य है। एजुकेशन फॉर इमोशनल जो है इंटीग्रेशन, भावात्मक एकता के लिए शिक्षा, भावात्मक एकता के लिए जो है शिक्षा। फिर उसके बाद से अदर इशूज, यूनिट 4 में हमें पढ़ना है अदर इशूज, अदर यूसेज के बारे में, लैंग्वेज
प्रॉब्लम इन एजुकेशन, शिक्षा में भाषा की किस प्रकार से समस्या है। प्राचीन काल के मध्य ब्रिटिश के स्वतंत्रता के बाद से किस प्रकार से भाषा जो है, राष्ट्रीय आयोग आया, राधा कृष्ण आयोग, मुदालियार आयोग, मतलब इन सभी के बारे में जो है हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्टेंस एंड ओपनिंग लर्निंग, दूरस्थ एवं मुक्त अधिगम की समस्याएं क्या है, दूरस्थ शिक्षा की समस्याएं, मुक्त अधिगम की समस्याएं, इन सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे। और प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन जो है एजुकेशन, प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जामिनेशन सिस्टम इन एजुकेशन, शिक्षा में परीक्षा प्रणाली समस्याएं किस प्रकार है, परीक्षा का क्या उद्देश्य होता है, महत्व क्या होता है और किस प्रकार से जो है सुधारा जा सकता है। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचर एजुकेशन सिस्टम, और अध्यापक शिक्षा प्रणाली की समस्या क्या है। फिर यूनिट 5 में हमें पढ़ना है इश्यूज इन एजुकेशन एंड टीचर, रोल ऑफ स्टेट, शिक्षा एवं शिक्षक के मुद्दे, भूमिका एवं रणनीतियाँ, रोल ऑफ टीचर इन मेंटेनिंग क्वालिटी, किस प्रकार से जो है गुणवत्ता बनाए रखने के लिए शिक्षा की भूमिका होती है, रोल ऑफ टीचर इन नेशनल इंटीग्रेशन, और फिर राष्ट्रीय एकता में शिक्षा की भूमिका जो है किस प्रकार होती है, टीचर रोल्स इन कलेक्टिव ऑल टाइप ऑफ वैल्यूज, ऑल टाइप जो है वैल्यूज, इसमें सभी प्रकार के मूल्यों को विकसित करने में शिक्षा की जो है किस प्रकार भूमिका है, टीचिंग इन डाइवर्स क्लास एंड मेंटेनिंग जो है हारमोनी, विविध कक्षाओं में अध्यापक एवं सद्भाव बनाए रखना, किस प्रकार से शिक्षा की भूमिका होती है, विद्यालय की भूमिका होती है, शिक्षकों की भूमिका किस प्रकार होती है, ये सभी यूनिट 5 में हमें पढ़ना है। तो ये था आप सभी के जो यूनिट वाइज आप लोग देखिए, और जिसको हिंदी में यहाँ पर अच्छे से पीडीएफ में देखना है तो आप लोग देख सकते हैं। आप सभी को जो है टेलीग्राम पर ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा। तो स्टडी करिकुलम करके टेलीग्राम चैनल बना है, जैसे अभी मैं बताई, तो वहाँ पर आप लोग सर्च करके ये सभी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अब हम लोग जो है रेगुलर क्लास, अब जो है आप लोग के यूनिट 1 जो है इसका कवर कराया जाएगा। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी शेयर कर दीजिएगा। क्लास कैसा लग रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जो भी आपके डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में बेझिझक आप लोग पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।